साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि सामयिक चर्चा हमारा विषय है और इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर MD व्यास जी। आप सेवानिवृत्त प्रधान कृषि वैज्ञानिक भोपाल से हैं और सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ हैं राकेश रघुवंशी जी। आप उदयपुरा जिला रायसेन से हैं। सर, आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यह खरीफ की फसल का समय है और फसल के पहले की तैयारी को क्या क्या बातें आवश्यक हैं, इस सभी बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यह जो वर्तमान समय है, खरीफ की फसल का समय है, तो अभी पहले की तैयारी में किन किन महत्वपूर्ण बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। निश्चित रूप से किसान भाइयों, जैसे कि हमारा प्रदेश है, ख़ासतौर से प्रदेश का बहुत बड़ा रकबा सोयाबीन के रूप में जाना जाता है और हमारा प्रदेश सोया प्रदेश भी कहलाता है। बाकी रकबे में जो अन्य फसलें हैं, कई क्षेत्रों में धान की फसल भी आई है, कहीं मक्का, ज्वार, ये फसलें भी लगाते हैं। तो इन सभी फसलों में हम पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, हमें फसल विविधीकरण अपनाना होगा कि एक ही फसल पर निर्भर ना रहकर हमें अन्य फसलों का भी चुनाव करना होगा। खरीफ का मौसम ऐसा होता है, ये हमें पूरे प्रकृति पर निर्भर मौसम होता है। बरसात कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, तो इस हिसाब से यदि हम एक ही फसल लेते हैं तो उसमें नुकसान संभव हो सकता है। यदि सोया प्रदेश की मैंने बात कही, यदि सोया प्रदेश है और सोयाबीन का रकबा करीब करीब 55-56 लाख हेक्टेयर में हमारे प्रदेश में है। पूरा मालवा, निमाड़ और हमारा जो बैतूल वगैरह का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा सोयाबीन प्रदेश कहलाता है। किसान भाई कई बार कहते हैं कि यदि एक जाति का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तो एक ही जाति पर निर्भरता बढ़ जाती है। और सोयाबीन में ऐसी किस्में हैं कि जो जल्दी पकने वाली भी हैं, मध्यम समय में पकने वाली भी हैं और देर से पकने वाली भी हैं। यदि मानसून असामान्य होता है, मानसून सामान्य होता है तो कोई बात नहीं होती। मानसून चूंकि जो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ किसान भाइयों को कि फसल विविधीकरण के साथ साथ हमें प्रजाति विविधीकरण भी करना चाहिए। यदि सोयाबीन की जो विभिन्न जाति हैं, जल्दी पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली, देर से पकने वाली, तो एक किसान को एक बार में कम से कम 2 या 3 किस्मों का चुनाव करना चाहिए, ना कि एकल किस्मों का। यदि एक किस्म यदि फेल होने की स्थिति में है, यदि खराब होने की स्थिति में, तो दूसरी फसल से ना हो जाए। जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर सोयाबीन नहीं होता है, कई धान के क्षेत्र भी विकसित हो गए हैं। रायसेन जिला है, विदिशा जिला है, भोपाल के आसपास का जिला है, जहाँ पर भी सोयाबीन पहले होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पर नुकसान संभव हुआ, जो हम बाद में चर्चा भी कर सकते हैं। वहाँ पर धान की जातियाँ भी वहाँ पर बोई जाने लगी। लेकिन किसान ये सुनिश्चित कर ले कि जिनके पास पानी की भरपूर व्यवस्था है, वहाँ पर धान के रूप में आगे जाएं। अगर हम धान की फसल को ज़्यादा बढ़वार करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि पानी की अदर स्थिति नहीं होती है, तो धान में नुकसान होता है। किसान भाई सीधी धान की बोनी भी करने लगे हैं। रोपाई की भी धान होती है, सीधी धान भी होती है। तो जहाँ पर कम बरसात की स्थिति, मानसून पर निर्भरता है, वहाँ पर सीधी बुआई ठीक उपयुक्त होती है। तो फसल विविधीकरण के साथ साथ हमें प्रजाति विविधीकरण का भी ध्यान रखेंगे तो खरीफ के मौसम में नुकसान। रबी का मौसम होता है जब हमारी सब बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं, पानी हमारे नियंत्रण में, सब कुछ हमारे नियंत्रण में, लेकिन खरीफ में ऐसा नहीं होता है। तो खरीफ में विविधीकरण की अभी कई किसान जो है, छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया या कई दूसरे भी जो क्षेत्र है, विदिशा इत्यादि के क्षेत्र में मक्का को भी लेने लगे हैं। मक्का की ऐसी किस्में आ गई हैं कि जो कम समय में पकती हैं। पहले मक्का की जो किस्में थी ज्यादा समय में पकती थी, अब कम समय में पकने आती, जो सोयाबीन के साथ ही कट जाती हैं, जिससे कि दूसरी फसल की संभावनाएं हो जाती हैं। तो मक्का की फसल भी एक ऐसी फसल है जिससे भी किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। तो अन्य फसलों को यदि हम समावेश करेंगे तो जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वातावरण भी ठीक रहेगा और किसान को अनावश्यक नुकसान भी नहीं होगा। तो मेरी यही सलाह है कि फसल विविधीकरण के साथ जाएं। खरीफ में जो अभी योजना बनाने, क्योंकि ये बहुत उपयुक्त समय है कि अब हम खरीफ की योजना बनाएं। किसान भाई इस समय व्यस्त रहता है, क्योंकि इस बार विवाह का मौसम तो कम है, अन्यथा इस समय विवाह के मौसम में व्यस्त रहता है या कई बार नुक्ते में भी चला जाता है, तो इसमें पूरा समय निकाल लेता है। लेकिन ये समय ऐसा है किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी योजना खरीफ के हिसाब से बनाएं, आप अपनी फसल के हिसाब से बनाएं, प्रजाति के हिसाब से बनाएं और उसके हिसाब से आप खरीफ में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ किसानों के पास बहुत बहुत बड़े रकबे हैं। वे रबी आधारित हैं किसान ज्यादा, कि यदि चना हो जाए, गेहूं हो जाए, मसूर हो जाए, बेफिक्री है। खरीफ में तो जो बोलिया तो बोलिया, नहीं तो कोई बात नहीं। जबकि ऐसे क्षेत्र हैं कि खरीफ और रबी की दोनों फसलें बहुत अच्छी लेंगे तो वे निश्चित रूप से, चूंकि आप अभी बीच में चर्चा कर रहे थे हमारे कार्यक्रम के पहले हमारे राकेश जी से, कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमाएं। लाभ वैसे ही कमा पाएंगे जब हम जमीन का भरपूर उपयोग करें, लेकिन अनुशंसाओं के अनुसार। उसमें यदि हमने किसी भी तरीके से अंधाधुंध खाद का उपयोग, अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करेंगे
तो लाभ हो भी नहीं जाता है, होगा सही और कहा नुकसान आपने। ज़्यादा होगा। जी। तो ये योजना बनाने का समय है। बिल्कुल। योजना कागज पे बनाएं, जी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाएं कि हम प्रति इकाई क्षेत्र से जी। कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, तब तो खेती लाभ का धंधा बनेगी। अन्यथा लाभ का धंधा बनाने में बहुत किसान ही उसमें जी, सम्मिलित होगा। किसान ही यदि चाहेगा तो लाभ का धंधा होगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं होगा। वाकई क्या बात कही है सर का, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान कृषि के क्षेत्र में ज्ञान का हस्ताक्षर है। जैसा सर ने कहा कि खरीफ फसलों का जहां बात की जा रही है, तो आप फसल विविधीकरण अगर आप करेंगे तो आपकी खेत की जो मिट्टी है वह भी स्वस्थ रहेगी, उत्पादन बहुत अच्छा होगा, नुकसान की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। और वहीं अगर आप एक ही फसल कर रहे हैं तो उसमें उसकी प्रजाति का विविधीकरण कर सकते हैं, जिससे आपको और अधिक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सर ने कितने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी, कहीं ना कहीं संक्षेप में ही उन्होंने पूरा हमारे सामने चित्रीकरण कर दिया पूरी खेती का, जिसमें खरीफ और रबी दोनों को ही समाहित कर दिया। स्वागत है सर आपके इस सुझाव का। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी पुराने किसान हैं, तो हमें अपने अनुभव के बारे में साझा करें। कब से आप किसानी कर रहे हैं और एक साल में आप कितनी फसल लेते हैं? जी, अनुभव की बात करूं तो मैं बचपन से ही अपने पिताजी के साथ दादाजी की खेती करते देखा है, पिताजी को खेती करते। हम किसान के घर हैं जी। तो खेती में हमें समस्या उस ज़माने से कि जब दवा पाउडर के नाम पे आता था और डलती थी जी। और एक दो दवा में काम हो जाता था। आज इतनी चुनौतियां किसान के सामने आ गई हैं पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद के उपयोग के कारण, जी जी कि किसान को खेती कर पाना और लागत निकाल पाना जी। बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ी सी भी चूक किसान करता है तो ये मान के चलिए उसका घाटे का सौदा है। हम उस जगह से आते हैं, हमारा गांव सिंचित में और हमारे गांव से लगा सिंचित क्षेत्र है। जी तो एक फसल उन किसानों के यहाँ आती है साल में एक बार, जी। तो उनकी हम जीवन शैली को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल। तो किसानों को विविधीकरण अपनाना पड़ेगा, फसल जी, जी, जी। परिवर्तन करना पड़ेगा और लागत कम करनी पड़ेगी। जी, जी, जी। ये उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप जैविक कृषि भी करते हैं? जी हाँ, जी। उसके विषय में हमें बताएं, कब से आप जैविक कृषि कर रहे हैं, कैसे आपका रुझान इस ओर गया और क्या आपका अनुभव है इस विषय में? क्या हुआ, जैविक खेती का मेरा न मुझे उसकी कोई पता था न कुछ था। जी, जी, जी। जैसे ही कोरोना आया 2019-20 में, तो कोरोना में जब एक ही चर्चा चल रही थी टीवी पे समाचारों में, घर बैठते लॉकडाउन लग रहा था, बिल्कुल। तो आने आप अच्छा खाएं, जी सही बात। अच्छे से दिनचर्या में जिएं। तो हम किसान के बेटे हैं, अच्छा खा तो रहे थे लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हम फिर भी जहर खा रहे थे। जी बिल्कुल। और दिनचर्या हमारी ठीक ठाक है, सुबह हमारे सदियाँ 5, साढ़े 4, 5 बजे के लगभग जगना होता है, दिन भर खेती में लगे रहना होता है। तो फिर हमने कहा, कृषि के वैज्ञानिक हमारे NDRI के पूर्व डॉक्टर दिलीप गोसाई जी थे, उनसे मैंने फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा सर ऐसी बात है, क्या हम बगैर दवाई और बगैर खाद के कोई खेती कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा भैया हम रासायनिक के हैं, तुम नेचुरल फार्मिंग वीडियो देखो। तो उस दौरान मैंने वीडियो जब देखना शुरू हुआ, फ्री टाइम था, तो सुभाष पालेकर जी को मैंने फॉलो किया। उनकी खेती करने का और बताने का तरीका जो है, उनकी मेहनत है और उसको अगर हम 100% अपनाएं। तो अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आप इतने समय से जब आपको ये जानकारी ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो अभी आप जैविक कृषि करके संतुष्ट हैं? क्या आपका अनुभव जी हाँ, है? बीच में क्या है, शुरुआत में अगर हम कम प्रशिक्षण लेके या बगैर प्रशिक्षण के हमने वीडियो ही देख देख के खेती शुरू की, वो हमारा घाटे का सौदा होता है। जी, सही जानकारी। जब वैसे क्या होता है, एक सैनिक को तैयार होने के लिए उसे एकेडमी में जाना पड़ता है, पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर किसान भी उसी तरह से एकेडमी ज्वाइन करके और खेती करे, उसके यहाँ 6 महीने किसान के, हाँ, अत्यंत तो आवश्यक है, बहुत अत्यंत बढ़िया। आवश्यक है। वाकई देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कही। पहली चीज तो जहाँ चाह वहाँ रहा, कि जब उन्हें मालूम चला कि अगर हम स्वस्थ खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को जब स्वस्थ खिलाएंगे तो हमारा उत्पादन भी उन तक पहुँच पाएगा, तो उपभोक्ता तक भी सही वस्तु की प्राप्ति हो पाएगी। तो देखिए उन्होंने उसको प्राप्त किया, पता लगाया, सही ज्ञान कितना आवश्यक है किसी क्षेत्र में चलने के लिए, हमें इस बात से यहाँ जानकारी मिलती है, पता चलता है। साथियों, यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद स्वागत है। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर MD व्यास जी और सफल किसान के रूप में हमारे साथ हैं राकेश रघुवंशी जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जहां किसान अत्यधिक कई बार दूसरों के प्रलोभन में आकर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं जैसे कहा जाता है, तो कैसे इन्हें सही जानकारी मिले, कब रसायन का उपयोग करना है, कब नहीं करना है, अत्यधिक दवाओं का मिश्रण अपने मन से नहीं करना है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बारे में बार बार किसानों को जागरूक भी किया जाता है जी। और ख़ासतौर से कृषि महाविद्यालय और उनके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी और कृषि विभाग भी खासतौर से, ये हर फसल की जो कृषि कार्यमाला बनी हुई है जी। और हर फसल की अनुशंसा है जी। कि किस समय कौन सा कीटनाशक डालना है, जी। किस समय कौन सा फफूंदीनाशक डालना है। जी। और जैसे राकेश जी बताए थे कि जैविक की बात जो है, जी। तो जैविक के रूप में भी उनको बार बार पूरा साहित्य उपलब्ध है। जी सर। लेकिन कई बार किसान जो है जल्दी करने के लिए जी, कभी कुछ भी अब मैं आपको कई बार एक अनुभव बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में मूंग की फसल लगी हुई है खेत में, जी सर। और तकरीबन हम बीच में भी और चर्चा कर रहे थे किसान भाइयों से कि 60 दिन की फसल में 4 या 5 बार कीटनाशकों का, अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग करना। और तो और जब फसल पकने की स्थिति में होती तो उसको सुखाने के लिए भी जो खरपतवार नाशी होता है, जो संपूर्ण जहर होता है जिससे कि हर चीज़ सूख जाती है, हर वनस्पति सूख जाती है, उसको डालकर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब इतना कीटनाशक डालेंगे, इतना डालेंगे, तो ये इससे तो लागत बढ़ना ही है बिल्कुल, और उत्पादन तो नियमित है। किसान ये सोच लेता है कि मैंने 1 एकड़ में मुझे जो उत्पादन मिला है वो उत्पादन देखता है, कई बार ये नहीं देखता कि लागत देखना। व्यापारिक दृष्टिकोण कई बार किसानों में नहीं है। कुछ अच्छे किसान हैं जिनमें व्यापारिक दृष्टिकोण आ गया है, अब उसको टोटल उत्पादन तो दिख गया, लेकिन ये पता नहीं कि इस पर लागत अंधाधुंध आई थी। लागत तो अपनी जगह आई थी, अंधाधुंध उस पर स्वास्थ्य भी, उसका वातावरण का भी खराब हुआ और आका भी खराब हुआ। तो मेरा तो ये कहना है कि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय है, कृषि विभाग है, जो अनुशंसाएं हैं, अब कई बार ऐसा हो गया कि साहब कीटनाशक डाल रहे हैं जिससे कि कीट नहीं आएगा। अभी तक ऐसा कोई अनुसंधान नहीं है कि जो चीज आ रही है उसको मारने के लिए तो कीटनाशक डालें, लेकिन ये पता ही नहीं है कि अभी आने वाला और हम पहले से डाल दें, ऐसा तो कोई बात होती नहीं। हमें पता नहीं है कि हमको मलेरिया होगा कि नहीं, लेकिन हम पहले से दवाई खाने लगे तो नुकसान तो होगा ही। तो प्रश्न ये है कि आप रसायनों का उपयोग कम करें, और करना है तो अनुशंसित रूप में, जब आवश्यक हो तब करें। अगर जैविक रूप से आप जा सकते हैं, जैविक का चूंकि बहुत सरल उपाय है, जैविक के बहुत सरल उपाय हैं, उससे यदि उनका उपयोग करेंगे, यदि हम स्वयं भी देखें, अगर हम अच्छा खाएंगे, जैसे आप बात कर रहे थे, स्वस्थ खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो ऐसे ही हमारे पौधे हैं कि उनको अगर हम स्वस्थ चीजें देंगे तो अच्छी बात होगी। तो जैविक, या हम ये कहते हैं कि समन्वित रूप में चले जाएं, कम से कम यदि 3 बार कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं तो उसे 2 बार करें, 1 बार जैविक का कर लें, तो उससे उनको फायदा ज्यादा होगा। कई जैविक चीजें हैं, तो रसायनों का उपयोग किसान भाई कम करें। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यदि उपयोग करना भी है तो जिस मात्रा में अनुशंसा के अनुसार जो कृषि महाविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक जो बता रहे हैं, उसका उपयोग करेंगे तो नुकसान नहीं होगा और फायदा होगा और उनकी लागत भी कम होगी। ये मेरी उनसे किसान भाइयों से अपेक्षा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए, जैसे जब तक ज्ञान है ही नहीं तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो सर ने यहाँ बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप रसायन का उपयोग सही जगह से, आप पहले उसका ज्ञान लीजिए कि कब आपको करना है। आप क्योंकि उसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो आप लागत भी अधिक लगा रहे हैं और वह जो उत्पादन हो रहा है वह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो रसायन का उपयोग कम से कम कीजिए, सही समय पर कीजिए, सही जगह से जानकारी लीजिए, उसके पश्चात आप उसका उपयोग करिए। राकेश जी, हम जानना चाहेंगे, बहुत से नए किसान किसानी के क्षेत्र में आ रहे हैं या कुछ पढ़े लिखे छात्र इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कई बार ये बात होती है कि लागत अधिक लग रही है उनकी, तो लागत को कम करने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय अपनाए जा सकते हैं या आप अपनाते हैं जिससे लागत कम हो और उत्पादन में फायदा हो सके? लागत कम करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। अगर रासायनिक में कोई करता है तो उसके अंदर इतनी सूझबूझ होनी चाहिए, पहले तो मिट्टी परीक्षण करा ले आप अपने, क्योंकि एक पैरामीटर डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने एक पैरामीटर विकसित किया है कि पौधे में किस रंग, किस अवस्था में किस बीमारी पे आता है। पौधे की पत्तियों का रंग बदलता है जब बीमारी आती है, कोई कमी होती है, तो वो किसान को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कौन सा खाद किस बीमारी पे काम करता है, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है जो ये पूर्ति करता है। लोग बाग प्राय मेरे आसपास या पूरे मैं होशंगाबाद या कहीं भी मैं जाता हूँ तो ये 2 ही चीज़ों पे फोकस करते हैं, यूरिया और DAP। पोटास 2%, किसान 3% अभी देना शुरू कर दिए हैं जब थोड़ी सी जाए। तो DAP यूरिया देने से रोग
क्षमता बढ़ी है, रोग आने की क्षमता बढ़ी है, जमीन का पीएच लेवल भी डिस्टर्ब हो रहा है, जिसको अपन सारा जी 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 और ऑर्गेनिक खेती जो प्राकृतिक खेती है या सुभाष पालेकर कृषि जिसे कहते हैं हम करते हैं, या जो भी या प्राकृतिक खेती करा रहा है उनका, मैं किसी का वो नहीं करूँगा, तो उनके माध्यम से हम गाय आधारित खेती भी कर रहे हैं। गाय 1-2 गाय जरूरी है 1-2 एकड़ की खेती के लिए। मेरे पास घर पे 10, 12, 15 नग जो होते हैं गायों के वो हैं, और उनसे मैं करता हूँ। मेरी सुबह 4:30 से दिनचर्या शुरू होती है, शाम के 10 कहीं ना बजे कहीं ये समग्र खेती में आ जाता है। तो एक तरफ से अगर दूसरी आपको है जो तो दूसरी छोटे तरफ से किसान हैं, फायदा अगर मिलता है। लगन लगा के खेती करें तो प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा फायदा है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ गौधन रोडों पे है, जी जी उसकी दुर्गति ना होगी, जी बिल्कुल क्योंकि उसकी दुर्गति होने सही के बात कारण है। उसका गोबर जो है वो खाद के रूप में उपयोग हो जाएगा और पशुपालन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फसल में लागत कम करा देगा। तो इस प्रकार अगर आप समग्र खेती को अपनाते हैं तो आपकी लागत स्वतः ही कम हो जाएगी और उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी खरीफ की फसल का जैसा हम जानते हैं समय आ चुका है, सर गहरी जुताई के कितने मायने हैं और कितना इसका लाभ है और किस प्रकार से किसान भाई इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। हाँ, ठीक बात है। हालांकि जो गहरी जुताई है उसका सबसे उपयुक्त समय तो होता है कि रबी की फसल कटने के तुरंत बाद जी। अप्रैल का जो आखिरी सप्ताह होता है और मई के प्रथम सप्ताह तक ये गहरी जुताई का उपयुक्त समय है जी। अब गहरी जुताई का समय नहीं जी है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये कहा जाता है या देखा गया, ये अनुसंधान भी बताए हैं कि तकरीबन हमें 45 डेज 45 दिन चाहिए कि जमीन खुली हुई होना चाहिए, और जमीन कम से 9 से 10 इंच के आसपास वो गहरी जुताई उसकी होती है जो मोलबुल प्लाऊ से करते हैं। और 3 वर्ष में एक बार, 3 या 4 वर्ष में एक बार गहरी जुताई के लिए कहा जाता है। कई फायदे हैं। फायदे ये होते हैं गहरी जुताई के, एक तो जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जो जमीन के ऊपर जो पानी गिरता है अनावश्यक बहकर बाहर नहीं जाता, जमीन के अंदर जाता है, और अंदर जाने से आपके जो कुएं हैं, ट्यूबवेल है, ये रिचार्ज होते हैं, जो काम आते हैं। दूसरा फायदा होता है जो यदि रोग और कीटाणुओं के जो जीवाणु अंदर है जमीन के अंदर, वो जमीन की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, और मई की तेज गर्मी में, अभी 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, इसमें वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जो खरपतवार सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं खरीफ की फसल को, करीब 45 से 50% के आसपास यदि इनको नियंत्रित न किया जाए तो नुकसान कर देते हैं फसल को। तो इनके जो अवशेष हैं वो भी जमीन के ऊपर आ जाते हैं, वो उसको नियंत्रित कर देते हैं। अब चूंकि इतने फायदे होते हैं तो कई बार किसान भाई कहते हैं जब इतने फायदे ही हैं तो हमारे साल कर लें इसको गहरी जुताई को। नहीं, कभी नहीं। गहरी जुताई को यदि आपने बार बार किया तो जमीन की ऊपरी सतह होती जो मलाई होती है उसमें पूरे तत्व उपस्थित होते हैं, ये आपने बार बार करा तो जमीन ढीली पड़ जाएगी, और ढीली पड़ने से ये तत्व भी बहकर बाहर चले जाएंगे। तो कई बार तब कहा जाता है कि जुताई की ही ना जाए कई क्षेत्रों में। लेकिन कई मिट्टियां ऐसी होती हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश की कई क्षेत्र की मिट्टियां, जो मैंने कहा भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, गुना, ये गहरी काली मिट्टियां, यहाँ पर बिना जुताई के काम नहीं चलता। ग्वालियर, भिंड, मुरैना की एलिबल सॉइल्स हैं, जो हल्की सॉइल्स हैं, वह बिना जुताई के आप काम कर सकते हो। तो जहां बिना जुताई के काम चलता है वहां, और जहां गहरी जुताई, तो जुताई तो करना है, लेकिन 3 या 4 साल में गहरी जुताई करने की आवश्यकता है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। फायदे अनेक हैं, नुकसान भी है। तो जब हमें बार बार इसको नहीं करना और अनावश्यक खर्च भी होता है, तो 3 या 4 साल में जब हमको ऐसा लगने लगे कि अब हमारी जमीन जो है ज्यादा काम करने लायक नहीं बची, तब हम उसकी गहरी जुताई कर सकते हैं। और खासतौर से हमें जल को ज्यादा से ज्यादा संचित, खेत का पानी खेत, बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर खेत का पानी खेत के अंदर जाना चाहिए, उससे बहकर एक बूंद बाहर। मेड़ का प्रबंधन जो इस समय वर्तमान समय के देखते हुए, तो इसके विषय में अगर आप और जानकारी हमें, मेड़ प्रबंधन। हाँ जी, मेड़ का प्रबंधन किसान कैसे करें, क्यों वो उपयोगी है, उसके विषय में। देखिए, जमीन के आसपास तो जो मेड़ हैं वो बनाई जाती हैं खासतौर से। मेड़ बनाने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि आजकल तो बहुत कम छोटी छोटी मेड़ें होने लगी हैं। मेड़ बनाने का उद्देश्य है कि उन मेड़ पर खासतौर से ना तो खरपतवार हो, किसी भी तरीके से नहीं। और कई बार देखा है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, हमने ये भी देखा है छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में जो किसान भाई, अब खासतौर से आपने देखा हो कि नरसिंहपुर, रायसेन और जो जमीन है यहाँ, और उदयपुर अभी जिसकी बात कर रही है, यहाँ पर अरहर होती थी और बहुत स्वादिष्ट अरहर होती थी, और जिसको किसान भाई नर्मदा के क्षेत्रों में उसको बोती थी। लेकिन किसानों ने उस अरहर को इसलिए कम कर दिया कि ये इसकी जल्दी पकने वाली जो किस्म है वो हमारे यहाँ सफल नहीं है, क्योंकि खासतौर से उसमें कीड़े भी जाते हैं, पानी भी गिरता है। तो मध्यम समय में यानी करीब 160 से 170 दिन में पकने वाली अरहर होती है, और वो जाके जनवरी में कटती है, तो दूसरी फसल लेने की संभावना है। अब अरहर खत्म कर दी, तो अरहर का सबसे अच्छा उत्पादन मेड़ प्रबंधन है। जो मेड़े हैं उस पर आप अरहर लगा देंगे तो वहां पर अरहर भी हो जाएगी और हमारे मुख्य खेत में फसल हो जाएगी, क्योंकि मुख्य खेत में आजकल धान भी लगाते हैं, सोयाबीन भी लगाने लगाते हैं, ज्वार मक्का भी लगाने लगाते हैं। तो जो मेड़े हैं, जो मेड़े व्यर्थ पड़ी रहती हैं, अगर आप उस पर एक एक दोनों दाने भी उगा देंगे तो मेड़ सुरक्षित भी हो जाएगी जानवरों से,
और उस पे अरहर का उत्पादन ही प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने ये प्रयोग किया जी, है जी। और उनके मेड़ पर तो मेड़ में अनावश्यक खरपतवार भी प्रबंध नहीं जी, होंगे। जी, जी। अच्छा, जब हम अरहर लगा देंगे तो मिट्टी बंध जाती बंध है, जाती तो जिससे जो तेज पानी का बहाव होता है उससे मेड़ें जी, कट जी, भी नहीं जी, पाती। तो वहां पर हम एक जी। विविधीकरण की जो भी बात जी, कर जी, रहा था, बिल्कुल सर। तो हमें 1-1 इंच का उपयोग करना चाहे। अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं जी। तो यदि वो सुपारी का पौधा लगाते हैं तो सुपारी पर काली मिर्च की बेल भी चढ़ा देते जी, हैं, जी। लौंग की बेल भी चढ़ा देते जी। हैं। तो इस प्रकार से यदि किसान भाई मेड़ों का प्रबंधन भी कर लेंगे तो उन्हें तो ज्यादा उससे और अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो जी। सकता है। बहुत ही बढ़िया सुझाव सर ने यहाँ पर दिया, जो कुछ किसान भाई अपना भी रहे हैं। आप अपनी ऐसी फसलों को बिल्कुल ना छोड़ें जो आप बहुत अधिक उपयोगी हैं, उन्हें विलुप्त क्यों करना। देखिए सर ने कितना अच्छा उपाय बताया कि अगर आप उसे खेत में नहीं लगा सकते हैं तो आप उसे मेड़ पर लगा सकते हैं, जिससे उसका कहीं ना कहीं मिट्टी बंध जाएगी, बहेगी नहीं, जल जो आपने वहाँ पर भरा है वो भी नहीं जाएगा और उसका आप अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेती में काफ़ी समय से हैं, तो अब कभी कभी कुछ चुनौतियाँ आती होंगी, कठिनाइयाँ आती होंगी, तो कैसे आप उससे पार पाते हैं, क्या उसके विषय में आप बोलना चाहेंगे? चुनौतियां पार पाना, दूसरों से सीखना, जी जो अच्छे किसान हैं उनसे सीखना। जी 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 खुद में अगर है समझ तो उसके द्वारा, जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौती इस समय मजदूरों की है। तो मजदूर से डाइवर्ट करेंगे तो अपन मशीनीकरण पे जाएंगे। तो मशीनीकरण वैसे ज़मीन के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर हमारे यहाँ के आए, पहले 20-25 हाथ पावर से काम होते थे, अब 60 HP के ट्रैक्टरों से काम होने लगे, उसकी कठोरता बढ़ती गई। जी तो प्राकृतिक खेती में क्या होता है, ज़मीन की कम जुताई होती है, जैव विविधता। अभी आप मेड़ के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो मेड़ पे पेड़ पौधे हमेशा लगे होने चाहिए। उससे एक तो हवा का संचार होता है, गर्म हवा अपने खेत को आने से रोकती है। दूसरी बात, गर्मियों में हमारे यहाँ मूंग की फसल है और कीटों का इतना बड़ा प्रकोप है जी। और आप देखते हैं जितने भी पक्षी जितने भी होते हैं वो पेड़ की डाल पे घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं जी। और 90% पक्षी जी का भोजन कीट है, उनके बच्चों का पोषण ही कीट है। जी। तो अब पेड़ बचे नहीं, बिल्कुल, घोंसले बचे नहीं, पक्षी बचे नहीं, जी जी जी। तो उनका कैसे प्रबंधन होगा, कीट प्रबंधन। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है प्रकृति पे, पेड़ों का ना होना, घोंसलों का ना होना, पक्षियों का ना होना और कीटों का आक्रमण होना। दूसरी बात, मेहड़ में क्या होता है, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करें, जैविक की, तो मेड़ में इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो सजीव बैक्टीरिया होते हैं, मेड़ में ही रह पाते हैं। क्योंकि रासायनिक जहर डाल डाल के उनको खेत से तो मार डाला, बिल्कुल, अब वो मेहड़ में सुरक्षित है। जब तक मेहड़ में है तो मेहड़ से निकल के जब आएंगे तो खेत में ही आएंगे, क्योंकि पशु अगर खूंटे से छूटेगा तो कहाँ जाएगा, चरने फसल में जाएगा। तो ऐसे ही उनका है, उनका भोजन मिट्टी है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमस के द्वारा रासायनिक छिड़काव पर बड़ा ध्यान रखना आवश्यक है, अदरवाइज उससे पूरी जो श्रृंखला है वो प्रभावित हो सकती है। वाकई ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए हमारे किसान भाई वह दूर गांव में बैठते हुए यह बात सोच पा रहे हैं और कितना इस पूरे प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए उनका वाकई कितना सराहनीय यह प्रयास है, जिसको सोचते हुए वह यह कार्य कर रहे हैं। सर, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जहाँ पर अब खरीफ की फसल का है, तो संक्षेप में बस चलते चलते कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का किसान ध्यान रखे, ऐसी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स आपसे जानना चाहेंगे खरीफ की फसल के विषय में। हाँ, निश्चित रूप से किसान भाई, जो कि खरीफ का मौसम अब आने ही वाला है जी। तो सबसे प्रमुख बातें हैं, हमें खेती से उससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना खरीफ की फसलों से। तो सबसे अच्छे तो स्वस्थ बीज, पहले बीज की व्यवस्था सबसे अच्छी कर लें। बीज की उचित मात्रा, यानी जितने पौधे आवश्यक हैं उतने पौधे उसमें रखना चाहिए। और बीच में जो चर्चा चल रही थी खासतौर से पोषण प्रबंधन की, इन्होंने कहा कि DUP डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, असंतुलित उपयोग है। तो अंधाधुंध किसी भी तरह का उपयोग करते हैं। तो यदि हम केंचू के खाद के माध्यम से जाएंगे तो 16-17 पोषक तत्व जो पौधे को जरूरत है वो उतने वहां पर उसको मिल जाएंगे और उसका उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग ना करें, जो अनुशंसित कीटनाशक हैं और जिस समय उनकी आवश्यकता है, चाहे जैविक के रूप में जाए चाहे रासायनिक के रूप में जाए, जो उपलब्धता है उनका उपयोग करें। खरपतवार नाशियों की जहाँ तक बात है, तो यदि किसान भाई, चूंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर इंटर कल्चर जिसको हम बोलते हैं कि खेत के कतारों के बीच में डोरा चलने वाली बात होती है, तो खेत की गुड़ाई करें, यानी दोनों बीच में गुड़ाई, जैसे हवा का संचार भी होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा। खरपतवार नाशी तो जब अन्य अंतिम अस्त्र है कि उसके रूप में उसका उपयोग करें तो ज़्यादा से उनको फायदा। विविधीकरण की जैसे मैंने बात करी कि विभिन्न फसलों का समावेश करें, खासतौर से मक्का है, ज्वार है और सोयाबीन है या धान है, विभिन्न फसलों का समावेश करें। तो खरीफ के मौसम विभिन्न फसलों का विविधीकरण करें, प्रजातियों का विविधीकरण करें, तो उन्हें ज्यादा। जल निकास सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसमें कि खरीफ के मौसम में कई बार बरसात होती है, कई क्षेत्र ऐसे हैं, रायसेन, गुना वगैरह जो होते हैं कि 1200, 1500, 1800 में पानी का भराव ना होने दें। सभी खरीफ की फसलें जो है, धान को छोड़कर पानी यदि भरा रहेगा तो उसकी दुश्मन है, पानी का जल निकास उसमें करें। कई कावर जमीनें हैं जहाँ काली जमीन है, जिसमें पानी का संचय होता है, अनावश्यक नुकसान होता है। खरीफ को मुख्य फसल के रूप में लें, रबी उसके बाद में लें,
तो क्या बात आपका है सर। पूरा का पूरा जो सिस्टम सही बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, बहुत क्योंकि बढ़िया केवल सर। जी, रबी जी, आधारित रहेंगे तो खरीफ, क्योंकि खरीफ हमारा अच्छा जी। मौसम है, खरीफ में अच्छी इसमें ले जा फसल हो सकते सकती है, तो बहुत फायदा बढ़िया रहेगा, मैं सर। ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने बता दिया कि किस तरीके से आपको अपने इन विषयों का चयन करना है और कैसे उन कदम उठाने हैं आपको, जिससे नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। राकेश जी, बहुत कम शब्दों में आप बताएं कि नए किसान भाई अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सुझाव है, क्या आप कहना चाहेंगे? नए किसानों के लिए एक ही सुझाव है कि पहले प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लें, जी ट्रेनिंग लें और मेहनत करें, तो इस कदम ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। रासायनिक खेती, संतुलित खाद, संतुलित बीज और परिश्रम, जी उससे आप रासायनिक खेती में भी उत्पादन बहुत आसान सीमा है। मैं ऐसी खेती करता हूँ जैसे गन्ना लगाता हूँ, गन्ने के जो अवशेष होते हैं वो खेत में मिला दिए जाते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़िया बात आपने कही। समय की कमी की वजह से मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया कहा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी, मुझे ऐसा लगा जैसे एक कृषि ज्ञान का पुस्तकालय हमारे साथ बैठा हुआ है, तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे किसान साथियों को प्रदान की। देखिए साथियों, कितना मतलब ज़रूरी होता है ज्ञान का होना। जिस क्षेत्र में आप कदम रख रहे हैं या काफ़ी समय से जहां आप चल रहे हैं, लेकिन आप उसी ज्ञान का पालन कर रहे हैं जो आपको नुकसान दे रहा है, तो कुछ तो गलतियां ज़रूर हो रही हैं। तो अगर आप उन गलतियों को सुधार लें, आप सही ज्ञान को हासिल कर लें, तो आपको नुकसान होने बंद हो जाएंगे और आपको लाभ होना आरंभ हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी हम अन्य विषयों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।